बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर फेज डायग्राम को समझेंगे। मेरे और एक वीडियो में भी इस पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ी होने की वजह से स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में उसको पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं। तो ये मुख्तसर वीडियो है, इसमें फेजर डायग्राम के बारे में सिर्फ मैं समझाऊंगा और फेजर डायग्राम को यूज़ करके किस तरह से अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन फॉर प्राइमरी वोल्टेज मालूम करते हैं। तो साथ ही हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या है इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हम आगे यूज़ करेंगे। तो जनरली आपको इसका पता होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये ओपन है, तो नो लोड वोल्टेज है यहाँ आउटपुट पे सेकेंडरी में, और जब हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो हम इसको कहते हैं कि जी फुल लोड वोल्टेज है। जो भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप वगैरह हो गए उसके बाद जो वोल्टेज है वो फुल लोड वोल्टेज सेकेंडरी। तो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाई वी फुल लोड मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन ये है। और इसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है कि फ़र्ज़ करें आप दो ट्रांसफार्मर्स एक ट्रांसफार्मर ख़रीदने जा रहे हैं, तो दो कंपनीज ने आपको दिखाया, तो इनमें एक क्वालिटी जो आप चेक करेंगे वो ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन इसका कम है। वोल्टेज रेगुलेशन कम होने का मतलब कि चाहे हम जितने मर्जी यहाँ पे लोड डालें, आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होना चाहिए या कम से कम ड्रॉप होना चाहिए। अच्छा, फिर एक टर्म और भी इसी को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से यूज हुआ है। आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी रेशियो के दरमियान ये एक टर्न रेशियो हम कहते हैं। तो वी सेकेंडरी ओवर वी प्राइमरी जो है वो 1/a के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी प्राइमरी ओवर ए वी सेकेंडरी के बराबर है। तो वी सेकेंडरी को हम रिप्लेस कर देंगे वी प्राइमरी ओवर ए से। तो इसको भी हम एक्चुअली इसी को हम यूज़ करेंगे आगे। जब वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिटरमिन करते हैं उसके लिए ये जो ट्रांसफार्मर के आपने पढ़े होंगे 2-3 डायग्राम्स है। एक रेफर टू द प्राइमरी है, दूसरे रेफर टू द सेकेंडरी है, फिर सिंप्लीफाइड डायग्राम है। तो हम यहाँ पे रेफर टू द सेकेंडरी डायग्राम को ले रहे हैं। इसको कैसे ये डायग्राम हमने हासिल किया, ये लेक्चर में है, बुक में है और मेरे दूसरे लेक्चर में भी है। हम यहाँ से लेके चलेंगे कि ये डायग्राम है हमारे पास। To determine the voltage regulation of a transformer, it is necessary to understand voltage drops within it. तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगी, जब लोड लगा देंगे तो ड्रॉप कितना होगा इसमें, वही ड्रॉप जो है विल डिटरमिन कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है हमारा। तो इसको जानना ज़रूरी है कि इसमें कितने लॉसेस हैं। The effect of excitation branch on the transformer voltage regulation can be ignored. ये जो है इसको बार दफ़ा इग्नोर कर दिया जाता है टू सिंप्लीफाई। तो उस केस में हमारा डायग्राम कुछ इस तरह हो जाएगा कि इसको हमने निकाल दिया तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया। तो इसको भी यूज़ किया जाता है। The easiest way to determine the effect of impedance on the and the current phase angle on the transformer voltage regulation is to examine the phasor diagram. मतलब ये है कि अगर हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं तो उससे हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारा सर्किट है, इसको हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ से केवीएल इक्वेशन लिखना शुरू हो जाएं तो माइनस वी पी ओवर ए, उसके बाद आर इक्विवेलेंट इंटू आई एस, फिर x इक्विवेलेंट इंटू आई एस और वी एस, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमने वी पी इजिकल टू ये तीन टर्म्स आ गए। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम वी पी ए को प्लॉट करना चाहें तो हमें इन तीनों टर्म्स को प्लॉट करना होगा। अच्छा, एक और चीज़, जब प्लॉट करते हैं फेजर डायग्राम तो वी एस को यानी जो आउटपुट है इसको हम अस्यूम करते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लेवल है, यानी इसके एंगल को हम ज़ीरो फर्ज कर लेते हैं। तो ज़ीरो एंगल के साथ जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये, यानी ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज़ीरो है। और उसके साथ फर्ज करें कि ये हमारा करंट जो है वो लैगिंग एंगल पे है। तो इस तरह से हमने करंट आई एस को ड्रॉ कर लिया।
तो वी एस हमारा आ गया। अब हमने इसको ड्रॉ करना, आई एस आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट जो है वो मैचिंग टू द आई एस, यानी जितना एंगल इसका है आर इक्विवेलेंट का एंगल भी उतना ही होगा। तो इस एंगल पे हमने आर इक्विवेलेंट आई एस को हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट आइटम हमारा ये एक्स जे एक्स ई आई एस है, तो जे की वजह से 90 डिग्री एंगल यहाँ पे होगा, यानी इसको देखिए इसमें कि 90 डिग्री एंगल पे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा जे एक्स ई क्यू। अब ये तीनों पार्ट्स हमने प्लॉट कर लिए, ये हो गया, ये हो गया और ये। अब हम फाइनली जिस तरह वेक्टर में हेड एंड टेल को मिलाते हैं, तो इसी तरह हम इसको मिला देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मिला दिया हमने, तो ये हमारा आ गया वी पी ओवर ए, जो हम ये यहाँ से ढूंढना चाह रहे थे। तो ये तो हो गया किस तरह से इसको प्लॉट किया जाता है। अब इसके कुछ डिटेल्स देख लेंगे। ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे विजुअली आप देख सकते हैं कि भाई वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप है, और इसके उसमें जो एलिमेंट्स है, इसके इंडक्टिव एलिमेंट्स है, उसमें कितना ड्रॉप है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब 2-3 केस हम यहाँ पे देखेंगे। पहला केस हो गया कि जो ये लैगिंग है, जिस तरह हमने अभी ड्रॉप किया, पिछले स्लाइड में देखा। तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं, वी पी ए यानी ये, उसमें से माइनस वी एस। तो जब यहाँ पे देखें कि वी पी ए काफ़ी बड़ा है वी एस से, तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वी आर वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये बड़ा है इससे, और तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा जब लैगिंग है, करंट लैगिंग है, जब पावर फैक्टर लैगिंग है। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि करंट और आर ये जो है ये लैगिंग ना हो, यानी इसके पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर हो, एंगल जीरो हो, cos 0 = 1, तो इसीलिए इसको यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। जब एंगल जीरो हो, तो अब आप देखिए कि अब भी ये वी पी और वी एस आर इक्विवेलेंट तकरीबन यहाँ पे है, लेकिन हमें वी एस के साथ इसको अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज हम यहाँ पे वी एस के साथ कर रहे हैं, तो इतना फर्क तो नहीं है जितना यहाँ पे है, लेकिन अभी भी इसमें फर्क है। तो इसलिए अब भी वी आर जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इतना ग्रेटर नहीं होगा जितना इस केस में था। However, this time the voltage regulation is comparatively smaller. और थर्ड केस एक एक्सट्रीम केस है, जब आपका करंट लीड करे, यानी पावर फैक्टर लीडिंग हो। आमतौर पे जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए वी एस आया, यहाँ से हमने करंट के साथ मैचिंग करके आर इक्विवेलेंट को ड्रॉ कर दिया, आर आई एस, और यहाँ से 90 डिग्री पे हम लेकर आए, तो हम यहाँ पे पहुँच गए, और फिर इसको हमने मिलाया। तो अब देखिए कि वी एस इससे बड़ा हो गया, वी पी से बड़ा हो गया। तब इस इक्वेशन में वी एस अगर बड़ा हो वी पी से, तो क्या हो जाएगा, ये देखें, तो ये नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा। जब ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे इसके वजह से हो जाएगा, और ये वोल्टेज इंक्रीजेस विद द लोड। जब नेगेटिव वोल्टेज जो आप लोड बढ़ाते जाएंगे, तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, और ये एक अनडिजायरेबल कंडीशन है। तो फेजर डायग्राम से आप ये 3 सिनेरियो को देख सकते हैं। अच्छा, अब हम अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन फॉर वीपी को डिराइव करेंगे। ये तो जनरल इक्वेशन जो हमने निकाल दिया था, हम क्या इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, वो हमने देखना। अब ये हमारा सर्किट है, फेजर डायग्राम है। इसमें से आप अगर ये इसको देखें कि हम अगर इसको एक्सटेंड कर दें, हम तो कहाँ तक थे, हम यहाँ तक थे, इसको हम एक्सटेंड करके ले आए इस पॉइंट पे, तो ये तकरीबन बराबर हो गया इसके वीपी, और उसके ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये एक्सटेंड करके अगर हम ले आते हैं, तो ये कितना हमने एक्सटेंड किया, ये चीज़ देखना है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन के लिए।
और इसका तरीका ये है कि इसमें मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो कलर कर दिया। ये VS है और ये इसको देखें, अब यहाँ पे REIS है, तो इसकी वैल्यू कितना है ये हमने मालूम करना है। और इसी तरह इस है मैजेंटा कलर है, इसकी वैल्यू भी हमने मालूम करना है। तो इसको यहाँ काट लिया अलहदा, और जो हम यूज टू हैं जिस तरह से उसको लाने के लिए मैंने इसको उल्टा दिया। अब ये देखिए थीटा आ गया और ये हमारा हाइपोटेनस है और ये जाहिर है बेस हो गया। तो बेस इज ये हाइपोटेनस से टू कोसाइन ऑफ थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारा R इक्विवेलेंट IS कोसाइन ऑफ थीटा है। तो ये हमने लिख लिया। अभी दूसरे हिस्से का भी उसी तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम देखिए कि ये एंगल कितना है। आप यहाँ से देखें कि ये 90 डिग्री है, ये चूंकि ऑपोजिट एंगल है तो ये और ये बराबर हो गया। 90 ये भी है, 90 ये भी है, इसका मतलब ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे कि ये थीटा है। अब इस पोर्शन को हम काट लेते हैं, हमें इंटरेस्ट है इस लाइन के। तो हमने इसको काट लिया और इसको भी हम उल्टा इस तरह कर देंगे कि हम ये समझ में आए कि ये है क्या चीज़। इसको हमने यूँ रोटेट कर दिया। अब ये हमारा थीटा आ गया और ये जो है लाइन हम इंटरेस्टेड हैं जो कि इसके बराबर है। और अब यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो x इक्विवेलेंट IS साइन थीटा हो गया ये। तो अगर ये x इक्विवेलेंट IS साइन थीटा है तो ये भी उतना ही होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि ये हमारा x इक्विवेलेंट IS साइन थीटा होगा। अब ये टोटल लेंथ कितना बना, VS तो पहले ही था, एक R इक्विवेलेंट IS कोसाइन थीटा प्लस S इक्विवेलेंट IS साइन थीटा। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन हो गया टू फाइंड VP। तो इसको भी कहीं पे हम आगे यूज करेंगे जो सवाल सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।